तो आप सभी लोगों का हम लोग आरआरबी ग्रुप डी की ये प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं, जिस पर हम लोग प्रैक्टिस सीरीज नंबर 6 पर पहुंच चुके हैं। इसके पहले 5 सीरीज आपने देख लिया होगा, जिसमें आपको बहुत सारा अनुमान लग गया होगा कि आरआरबी ग्रुप डी में आयोग का नेचर क्या है, सवाल किस नजरिए से पूछ रहा है, जीके जीएस की जो महत्व है वो भी आप समझ पा रहे होंगे। और अपनी पढ़ाई में आपने थोड़ा सा कलात्मक और संरचनात्मक सुधार किया होगा, क्योंकि आयोग पूछ कैसे रहा और अब पढ़ते कैसे हैं, ये दोनों का अंतर भी आपको पता चल गया होगा। आइए हम लोग प्रैक्टिस सीरीज नंबर 6 पर चर्चा करते हैं और इन सवालों को जानते हैं कुछ महती व्याख्या। तो जाइए, नहीं ध्यान से देखिए, पूरा सुनिए, ये सेशन आपके लिए ही है। प्रश्न नंबर देखते हैं दूसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है, तो वो है आपका एड्स। एड्स जो है, मैंने इसके पहले की क्लास में पढ़ाया कि ये वायरस संबंधी रोग है एड्स, और ये होता है किससे, एचआईवी से। एचआईवी एक वायरस है और जब ये रोग होता है तो डब्ल्यूबीसी नष्ट होने लगता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी जो होता है वो नष्ट होने लगता है। तो एड्स जो है वायरस से होने वाला रोग है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है कि कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप बुझे हुए चूने का बनना किसका उदाहरण माना जाता है, तो ये माना जाता है संयोजन अभिक्रिया का। अभी इसके पहले की सीरीज में भी आयोग ने यही सवाल सेम पूछा था। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं प्यारे साथी कि 2022 में किस एनआरआई को मरणोपरांत एक अभियांत्रिकी के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, तो वो महाशय थे संजय राजा राम जी को, जिनको ये सम्मान दिया गया था। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 6 पर। निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक बंद चालक कुंडली में विभवांतर को प्रेरित होता है, ये होता है कि या तो क्षण चुंबक को बंद कुंडली की ओर ले जाने पर या बंद कुंडली को क्षण चुंबक की ओर ले जाने पर ऐसा होता है। अगले सवाल पे आते हैं, प्रश्न नंबर 10 है, दिए गए कौन सा भारत में स्थित एक बौद्ध मंदिर है ना। इसके पहले प्रश्न नंबर 8 में भी है। प्रश्न नंबर 8 हम लोग इस सेशन में, मैंने शुरू में आपको बताया, जीके जीएस पे ही चर्चा कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 8 है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है। अब इससे सरल सवाल क्या हो सकता है, भाग 3, जिसे हम लोग FR फंडामेंटल राइट कहते हैं। तो फंडामेंटल राइट का जिक्र किस भाग में है, भाग 3 में है। और अनुच्छेद है, आर्टिकल है 12 से लेकर के 35 तक, और अनुच्छेदों की संख्या कुल कितनी है, 24 है। और मौलिक अधिकार में, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार को ही भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। मौलिक अधिकार में मूल कितने थे, 7, अभी कितने हैं, 6। तो किस अधिकार को हटा दिया गया है, संपत्ति के अधिकार को इसमें से हटा दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से अब हटा दिया गया है। किस संशोधन से, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। उस समय जनता पार्टी यानी मोरारजी देसाई की सरकार थी। अब संपत्ति का अधिकार भाग 12 में चला गया है, पहले 3 में था, और इसे अनुच्छेद 300 खंड का या क्लाज ए कह सकते हैं, उसमें रखा गया है। और संपत्ति का अधिकार हमारा कैसा अधिकार है, तो यह एक कानूनी व वैधानिक अधिकार है। कानूनी व वैधानिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार, यानी बिना नियम का पालन किए कोई भी व्यक्ति आपकी संपत्ति से आपको वंचित नहीं कर सकता है। और अभी वर्तमान में कई अधिकार हैं, 6 अधिकार हमारे मौजूद हैं, जिन्हें आप जानते हैं। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। समता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। पांचवा है अल्पसंख्यकों के संरक्षण, अल्पसंख्यकों के संरक्षण, अनुच्छेद 29 से 30। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32
जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। आते हैं अगले सवाल पे, प्रश्न नंबर 9 की तरफ रुख करते हैं। प्रश्न नंबर 9 ये रहा आपके सामने। गैल्वेनोमीटर परिपथ में संयोजित होने पर ए की उपस्थिति का संसूचन करता है। तो ये संसूचन करता है धारा का। प्रश्न नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा भारत में स्थित एक बौद्ध मंदिर है? आप सभी जानते हैं महाबोधि मंदिर। महाबोधि मंदिर के बारे में ध्यान से समझना एक बात, महाबोधि मंदिर जो है ये कहाँ पर है? पहला बिंदु तो इसको समझना है। तो ये बोध गया बिहार में है, बोध गया बिहार में है। ये प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि यही वो स्थल है जहाँ बुद्ध को आत्मज्ञान का बोध हुआ था। बुद्ध भगवान को, बुद्ध महाराज को आत्मज्ञान का बोध हुआ था और उसके बाद से इस स्थल का बहुत ज्यादा प्रसिद्धि बढ़ गई। कहते हैं इस महाबोधि मंदिर का निर्माण, इसे मंदिर का स्वरूप दिया किसने? तो मौर्य के महान शासक अशोक ने। तो महाबोधि मंदिर का निर्माण कराया था किसने? अशोक ने कराया है। और कहते हैं इसे यूनेस्को की धरोहर में भी शामिल कर दिया गया। तो महाबोधि मंदिर को यूनेस्को की धरोहर में कब शामिल किया गया है? 2022 में। इतने तथ्य आपको ध्यान में रखना है। आते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है आपका प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ बायो रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के परिसर में आर्किडोरियम्स और ऑर्किड्स उत्पादन की इकाई की स्थापना राज्य में की जाने वाली है, जिसमें दुनिया भर में पाई जाने वाली ऑर्किड की 17,000 प्रजातियों में से लगभग 300 को शामिल किया गया है। तो ये घटना है मेघालय राज्य की। कहाँ की? मेघालय की है। अगले सवाल पे आते हैं प्रश्न नंबर 15 पे। उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु पर रखा जाना चाहिए। तो अवतल दर्पण के C और F के बीच रखना चाहिए। अवतल दर्पण को आप जानते हैं अभिसारी दर्पण कहते हैं, जिसका परावर्तक सतह थोड़ा सा मुड़ा या धंसा होता है। वहीं उत्तल दर्पण जो होता है इसका परावर्तक तल बाहर की ओर उभरा रहता है, जिसमें केवल आभासी प्रतिबिंब ही बन पाता है। प्रश्न नंबर 18 पे आते हैं। किसी चुंबक को गैल्वेनोमीटर से संयोजित कुंडली के अंदर गति कराए जाने पर कुंडली में धारा प्रेरित होती है। प्रेरित धारा इनमें से किस कारक पर निर्भर नहीं करती है? तो निर्भरता नहीं होती है कुंडली की संयोजित गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध पर, एक निर्भर नहीं होता है। अगले सवाल पे आते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं द्वारा गठित समूहों में से एक नहीं है? तो वो है आपका SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह जो है ये वित्त संस्थाओं द्वारा गठित समूह नहीं है, बाकी सभी है। अगले सवाल पे आते हैं। प्रश्न नंबर 22 है कि यदि मेंडल ने F2 पीढ़ी का अध्ययन नहीं किया होता तो क्या होता? ये कंडीशनल सवाल है। तो होता क्या कि वह पता नहीं लगा पाते कि अप्रभावी लक्षण नष्ट नहीं होते हैं, इसकी जानकारी उन्हें न मिलती। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? आप सभी जानते हैं डायोप्टर। लेंस को हम लोग मापते हैं किसमें? डायोप्टर में मापा जाता है। और बाकी मीटर जूल जो हैं ये आप जब SI मात्रक द्रव्यमान के SI मात्रक जानते हैं तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ताप का केल्विन होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ मात्रा का मोल होता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, इनमें से कौन सा लवण प्रत्यमलों का एक सक्रिय संगठक होता है? वह है आपका NaHCO3। प्रश्न नंबर 26 है, आधुनिक भारत का इतिहास का सवाल है, आधुनिक भारतीय इतिहास का। और बहुत ही आसान सवाल है कि आधुनिक भारतीय इतिहास
कि निम्न में से कौन सी घटना सही सुमेलित नहीं है? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 सही है, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन 1905 सही है, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च 1910 यही गलत है क्योंकि दांडी मार्च 1930 में, तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, प्रश्न नंबर 27, दिए गए संतुलित रासायनिक समीकरणों में गुणांक ए बी सी क्या है? तो यह है आपका कथन 2 1 और 1 के क्रमशः क्रम में इनको सुमेलित करना है। प्रश्न नंबर 28 है कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में निम्न में से किस भाषा को बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है? तो आप सभी जानते हैं बांग्ला, हिंदी के बाद इसकी संख्या ज्यादा भारत में है। प्रश्न नंबर 23 पर आते हैं, प्रश्न नंबर 29 है 1955 में करबे समिति नामक एक विशेष समिति का गठन किया गया था। इस समिति द्वारा इनमें से किसकी अनुशंसा की गई थी? तो ये समिति में अनुशंसा की गई थी ग्रामीण विकास के उद्देश्यों से उद्योगों को बढ़ावा देना। बीके करबे समिति जो है ग्राम लघु उद्योग से संबंधित है। प्रश्न नंबर 30 पर है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नीम अल्पाइन क्षेत्र में पाया जाता है, यह सुमेलित नहीं है क्योंकि नीम जो है ये अल्पाइन क्षेत्र में नहीं पाया जाता है बल्कि यह पाया जाता है इस क्षेत्र में, तो इसका विकास होता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के क्षेत्र में पाया जाता है और शुष्क पर्णपाती वन के क्षेत्र में भी थोड़ा बहुत पाया जाता है, तो इस बात को ध्यान में रखना। अगले सवाल पे आते हैं, प्रश्न नंबर 33 पर कि किस वर्तमान राज्य के कुल हिस्सों में से 400 वर्ष पहले कुल्ह नाम का एक नहर सिंचाई यंत्र स्थानीय प्रणालियों द्वारा विकसित की गई थी? तो वो हिमाचल प्रदेश राज्य में यह विकसित किया गया था, जो बहुत प्राचीन माना जाता है इस परंपरा के नहर सिंचाई के लिए। प्रश्न नंबर 42 पर आते हैं, प्रश्न नंबर 42 है और फिर मैंने कहा कि आयोग लगातार दोहरान कर रहा है, इसके पहले के सेट, उसके पहले के सेट, उसके पहले के सेट। ये सीरीज क्यों जरूरी हो जाता है कि प्रश्नों को सुनिए उत्तर को सुनिए, प्रश्नों को सुनिए उत्तर को सुनिए, क्योंकि ये सवाल रिपीटेड हैं और रिपीटेड सवाल अगर आप गलत करते हो तो विश्वास करो फिर आयोग ये आपके लिए नहीं है, फिर आप अपने एक ओहदे को शायद नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए बार बार सुनिए ताकि ये सवाल दोबारा तिबारा जैसे आप तक पहुंचे आप तुरंत इसका सही टिक लगाइए। निम्न में से कौन सा शहरी स्थानीय निकाय प्रशासन का निकाय नहीं है? तो इनमें से नहीं कौन है? जिला पंचायत, क्योंकि आप जानते हैं नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम ये सभी शहरी निकाय के क्षेत्र हैं और जिला पंचायत, खंड पंचायत और ग्राम पंचायत ये पंचायत स्तर के हैं। नगर निगम जो होता है ये आपका लगभग 10 लाख से अधिक आबादी के क्षेत्र को है ना नगर निगम अनाउंस किया जाता है। नगर पालिका जो होता है ये 10 लाख से कम की आबादी वाले क्षेत्र को, और नगर पंचायत जो होता है 1 लाख से कम आबादी वाले क्षेत्र को नगर पंचायत अनाउंस किया जाता है। शहरी निकाय मैंने इसके पहले की क्लास में आपको खूब डिटेल पढ़ाया है, तो पिछले वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। प्रश्न नंबर 43 है कि इनमें से कौन सी वाहिका रक्त को हृदय से फेफड़ों के अलावा शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है? तो वो है महाधमनी, जो वहां तक पहुंचाती है। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद हैं? तो इनका मानना है कि कुल 56 तत्व मौजूद हैं, जिसमें सबसे कम प्रमाण द्रव्यमान वाले तत्व में इन्होंने थोरियम को माना है और 56वां तत्व भी थोरियम को इन्होंने बताया है। अगले सवाल पे आते हैं, प्रश्न नंबर 50 पर कि अगस्त 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों की वित्तीय सुरक्षा कल्याण एवं संरक्षण नियमन हेतु माता पिता वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम में से किस वर्ष को अधिनियमित किया गया है? तो वो है आपका वर्ष 2007 में 29 दिसंबर 2007 को यह अधिनियमित किया गया है। प्रश्न नंबर 51 पे आते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में
निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 52 है कि अगस्त 2022 में 17 वर्षीय भारतीय शतरंज मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने FTX क्रिप्टो कप के अंतिम दौर में विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया था। तो इन्होंने हराया मियामी में। अगले सवाल पे आते हैं। प्रश्न नंबर 57, उत्पादन के 4 कारक कौन है? अब इससे आसान सवाल कभी नहीं हो सकता है। ये 4 खूब फेमस हैं। भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमिता। ये उत्पादन के 4 कारक माने जाते हैं जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। प्रश्न नंबर 58 है कि नरेगा एक झलक रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 भुगतान की औसत मनरेगा मजदूरी 208.58 प्रतिदिन का है। मनरेगा का पूर्ण रूप क्या है? तो मनरेगा का पूरा नाम बताना है आपको। तो मनरेगा का पूर्ण रूप है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट। मनरेगा की शुरुआत 5 दिसंबर 2005 से मानी जाती है और बाद में इसे हम लोग नरेगा के नाम से, है ना, इसके पहले इसको मनरेगा को नरेगा के नाम से भी जाना जाता था। अगले सवाल पे आते हैं। प्रश्न नंबर 60 है कि कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं और इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषक वर्णक कहाँ स्थित होते हैं? तो ये प्लाज्मा के झिल्ली के अवर्तनल में स्थित होते हैं। प्रश्न नंबर 65 पर आते हैं हम लोग कि जब बुझा हुआ चूना के साथ अभिक्रिया करता है तो ब्लीचिंग पाउडर निर्मित होता है क्लोरीन में। अगले सवाल पे आते हैं। प्रश्न नंबर 66 है, कथन का है और तर्क बिल्कुल दिया गया है और इसमें सही पहचान करना है। सवाल बड़ा है पर आंसर बहुत ही आसान है। तो तर्क है सबसे पहले कि जमे हुए खाद्य पदार्थ में कभी कभी ताजे खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक विटामिन और खनिज हो सकते हैं, क्योंकि ताजे खाद्य पदार्थों में मौजूद विटामिन और खनिज समय के साथ नष्ट हो सकते हैं, जबकि जमाए जाने से पोषक तत्व संरक्षित होते हैं। दूसरा इसका कथन है कि जमे हुए खाद्य पदार्थ में मौजूदा सोडियम रक्तचाप के स्तर को बढ़ाने का कारण हो सकता है। तो प्रश्न नंबर 66 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी। कथन 1, 2 जो है दोनों कथन का समर्थन नहीं करते हैं, ये अपने ही दोनों का समर्थन नहीं कर रहे हैं। अगले सवाल पे आते हैं। प्रश्न नंबर 72, पुलिकली कार्यक्रम त्योहार के दौरान होने वाला मुख्य आकर्षण है। तो ये जो है ये ओणम का है। ओणम आप जानते हैं केरल में मनाया जाता है। पोंगल आप जानते हैं तमिलनाडु में मनाया जाता है। बिहू असम में, बैसाखी जो है पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है। प्रश्न नंबर 75 पे आते हैं कि भारत के वायु खेलों का सर्वोच्च शासी निकाय कौन सा है? तो आपका है एयर स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया। प्रश्न नंबर 78 की तरफ हम लोग चलते हैं। कथन का सवाल है, सवाल बड़ा है कि ताप दीप्ति तंतु बल्ब के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सही कथन की पहचान करना है। तो डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें सी, डी, ई सभी ऑप्शन सही होंगे। पढ़ लेना इसे। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 79 है कि प्राकृतिक गैस का जलना निम्न में से कौन सी अभिक्रिया होती है? तो इसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगले सवाल पे आते हैं कि जैविक अपशिष्ट निपटान का सर्वोत्तम विधि कौन सी मानी जाती है? तो है भस्मीकरण विधि ही सबसे इसकी बेहतर मानी जाती है। अगले सवाल पे आते हैं। प्रश्न नंबर 82 है कि संगठन या संस्था इनमें से कौन सा समूह भारत के संवैधानिक निकाय का एक उदाहरण माना जाता है या उदाहरण है? तो वो है आपका
भारतीय निर्वाचन आयोग, भारत के महान्यायवादी, संघ लोक सेवा आयोग, ये संवैधानिक निकाय हैं। बाकी समूह में दिए गए संवैधानिक निकाय नहीं है। प्रश्न नंबर 84 पर चलते हम लोग कि विभेद्योतक ऊतक कोशिकाओं में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता या होती है? तो वो है रसधानी, जो इसमें अनुपस्थित रहता है। प्रश्न नंबर 88 पे आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 88, 2022 का पद्म विभूषण पुरस्कार इनमें से किस क्षेत्र के लिए प्रदान नहीं किया गया था? किया गया था नहीं किया गया था, ध्यान रखना है। तो व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में। प्रश्न नंबर 89 पे बात करें कि एकल कार्बन प्रमाण में कितने बंध होते हैं? तो इनकी संख्या कुल होती है 4। अगले सवाल पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 92 कि विषाणुओं की आणविक गति के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सही कथन है कि जब तक वे किसी कोशिका के संक्रमित नहीं करते हैं तब तक वे निष्क्रिय होते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि निम्नलिखित में से प्रकाश के प्रकीर्णन के अनुप्रयोगों का पहचान कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी फॉर बाहुबली, यानी समय के से पूर्व सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त। अगला ऑप्शन होगा कि सूर्य का लाल और प्रकाश का नीला होना, और फिर सही ऑप्शन हो जाएगा खतरे संकेतों का लाल होना। ये सब प्रकीर्णन के अनुप्रयोग में दिखाई देते हैं। आज का हम लोग सेकेंड लास्ट सवाल करेंगे, प्रश्न नंबर 99, जो कि बिल्कुल कथन में दिया गया है, सुमेल करना है, कॉलम ए और बी को मिलान करना है। तो प्रश्न नंबर 99 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी अरावली पर्वतमाला जो है ये राजस्थान के क्षेत्र में, विंध्य पर्वतमाला जो है मध्य प्रदेश में, पश्चिमी घाट जो है ये है आपका केरल और कर्नाटक के क्षेत्र में, और हिमालय पर्वतमाला हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्र में विस्तृत है। आप जानते हैं अरावली जो है गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाणा, दिल्ली तक पसरा हुआ है। इस तरह से अरावली पर ही माउंट आबू है, जिसकी ऊंची चोटी है अरावली की गुरु शिखर, जो भी 12 अप्रैल यूपीपीसीएस में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, विंध्यन की सबसे ऊंची चोटी विंध्यन श्रेणी, जो गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ तक विस्तृत है, बिहार छत्तीसगढ़ तक, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है सद्भावना या गुडविल या कालूनर चोटी। और बाकी आप जानते हैं हिमालय जो है 11 राज्यों में विस्तृत है। आज हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का आखिरी सवाल। MICR कोड में MICR का पूर्ण रूप क्या है, यानी इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम हो जाएगा मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, है ना। मैग्नेटिक, नाम लिख दे रहे हैं, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन RECONGNITION, ये इसका MICR का पूरा नाम है। तो ये सेट आपको कैसा लगा? इसके पहले ये समझ में तब आएगा जब आप इन्हें इसके पहले 1 से लेके 5 तक आपने सेट देख लिया होगा। मैंने आपसे जैसा वादा किया कि हम लोग 15 सेट की सीरीज ये चला रहे हैं, जो बिल्कुल निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं लगना है। मैं बोलता हूँ ध्यान से सुनो, प्रश्न को देखो सुनो, बार बार इसे करो, क्योंकि अपने एग्जाम के सिलेक्शन के लिए एक सवाल का सही होना भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि मेरिट आखिरी पॉइंट में विद्यार्थी बाहर हो जाते हैं। इसलिए हर एक सवाल को आप बहुत ही जिम्मेदारी से और खूब जिम्मेदारी से ध्यान दें और देखें।